दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी अन्य परीक्षाओं जैसे आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों ये वीडियो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ अन्य भर्ती आयोगों जैसे उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी, बिहार पीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन देखिए, दूर की वस्तुएं, पास की वस्तुएं, छोटी वस्तुएं या सूक्ष्म और पास की वस्तुएं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूक्ष्म और पास की वस्तुएं। दोस्तों जिन सूक्ष्म वस्तुओं या चीज़ों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मबीन, अणुवीक्ष या सूर्दबीन यानी जिसको इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहा जाता है, इसकी सहायता से देख पाते हैं। और आप जान लीजिए दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी अत्यंत छोटी वस्तुओं को देखने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं या अकबर? तो सही उत्तर है अकबर ने। दोस्तों मुगल सम्राट अकबर एक धर्मनिरपेक्ष और विद्वान राजा था। इसने कई सुधार किए, जैसे विधवा विवाह पर उसने जोर दिया, बाल विवाह को रोका और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का भरसक प्रयास किया। और अकबर के समय में हिंदी साहित्य का उत्कृष्ट काल माना जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, अब्दुल रहीम खान खाना और बीरबल अकबर के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। और दोस्तों आप जान लीजिए कि अकबर ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। अगला प्रश्न है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य या पल्लव? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, चोल। दोस्तों चोलों का प्रारंभिक इतिहास संगम युग यानी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, लेकिन चोल साम्राज्य का राजनीतिक उत्कर्ष 9वीं शताब्दी ईस्वी में विजयालय के अधीन शुरू हुआ था। और चोल वंश को कुशल ग्रामीण प्रशासन या स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था जो वारियम के द्वारा संचालित होती थी, और इसमें 3 प्रकार की सभाएं थीं। उर जो कि सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा थी, महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों जिन्हें अग्रहार कहा जाता है उनकी सभा थी, और नगरम व्यापारी समुदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा होती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 109 गुना। और आप देखेंगे सूर्य का व्यास 1.3914 मिलियन किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का व्यास 127.42 किलोमीटर है। इसलिए सूर्य का आकार जो है ये आप जान लीजिए पृथ्वी से 109 गुना ज़्यादा है। और सूर्य का आयतन पृथ्वी के आयतन से 13 लाख गुना अधिक है, जबकि सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3.33 लाख गुना ज़्यादा है। सूर्य के केंद्र के बाहर की ओर जो स्तर हैं वो केंद्र, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना होते हैं। और सूर्य के चमकने का कारण संलयन क्रिया द्वारा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना है, और यही सूर्य की ऊर्जा का केंद्र है। अगला प्रश्न है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? कश्मीर, नेपाल, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? तो सही उत्तर है सिक्किम। दोस्तों आप जान लीजिए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है, और ये सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है, और ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट प्रथम और गाडविन आस्टीन यानी केटू दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और आप जान लीजिए कंचनजंगा को 2016 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है।
अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम या इन सभी से? तो आप जान लीजिए, कर्क रेखा भारत के जो है 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें कौन कौन से राज्य हैं आप देख लीजिए कि गुजरात सबसे पश्चिम में, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो सही उत्तर है इन सभी से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत को लगभग बीचों बीच से यानी 2 भागों में बांटती है। और भारत में सबसे निकटतम राजधानी नगर जो है, ये कौन सा है कर्क रेखा का? ये आइजोल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा है? UTES, IUCN, IBWC या WWF? तो सही उत्तर है IUCN। दोस्तों, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन IUCN है। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। ये संकटग्रस्त प्रजातियों के सूची जारी करता है। पहली सूची 1964 में निकाली गई थी। उसके बाद के लगभग प्रत्येक साल पर IUCN रेड लिस्ट सूची निकालती है और इस सूची में दुनिया के विभिन्न संकटापन्न प्राणियों और पादपों की जानकारी होती है। तो IUCN जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा रेड डेटा बुक का प्रकाशन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हैलोफाइट्स। हैलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं किस मृदा में? अम्लीय, ठंडी मृदा, कैल्शियम युक्त या क्षारीय मृदा में? तो सही उत्तर बताइए, क्षारीय मृदा में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि हैलोफाइट ऐसे पादप समूह हैं जो एस्चुअरीज, दलदली क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र और झीलों के निकटवर्ती तटवर्ती समुद्रों के किनारे पैदा होते हैं। ये वैसे पानी में ज़्यादा पनपते हैं जहाँ लवणता ज़्यादा होती है और ये दुनिया के कुल पादप वर्ग के सिर्फ 2% हैं। और ऐसे पादप समूह जैसे मैंग्रोव अर्धमरुस्थलीय हैं और इसलिए क्षारीय मिट्टी हैलोफाइट्स के लिए जो है वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? ऑप्शन देखिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक रही और इसके अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। इस योजना को औद्योगिक और परिवहन योजना की संज्ञा दी जाती है। इस योजना को महालनोबिस मॉडल पर क्रियान्वित किया गया और दूसरी पंचवर्षीय योजना को भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। इस योजना द्वारा प्रमुख आधारभूत उद्योग सरकार के नियंत्रण में आ गए, इसलिए इसे समाजवादी मॉडल बोला गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, प्रश्न संख्या 10, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आपको बताना है। वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, जलवायु परिवर्तन या जल प्रदूषण? तो सही उत्तर है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों 1997 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के जो प्रारूप समिति द्वारा प्रवर्तित संधि है। इसका उद्देश्य वायुमंडल में 6 ग्रीन हाउस गैसों के जो उत्सर्जन को नियंत्रित रखना है, जिससे मनुष्य जीवन द्वारा जलवायु प्रणाली में कोई हानिकारक रुकावट न पड़े। इस संधि के तहत औद्योगिक देश वर्ष 1990 की तुलना में उनके सामूहिक CHG यानी क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोजन गैसेज उत्सर्जन को कम करने पर सहमत हुए थे। और क्योटो प्रोटोकॉल में दोस्तों कार्बन क्रेडिट की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी और इस संधि का लक्ष्य 2008 से 2012 में प्राप्त करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है चंदेल राजाओं ने। चंदेल वंश के शासकों ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक करवाया था और खजुराहो चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। चंदेल वंश की स्थापना दोस्तों आप जान लीजिए नन्नुक ने की थी और यहाँ प्राचीन रूप से 85 मंदिर ही शेष बचे हैं। 1986 में यूनेस्को ने खजुराहो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? ओरछा, उज्जैन, मंडीदीप या मुरैना? तो सही उत्तर ऑप्शन ए
ओरछा। आप जान लीजिए बेतवा नदी के किनारे ओरछा शहर स्थित है। ओरछा शहर की स्थापना 16वीं शताब्दी के बुंदेला शासक रुद्र प्रताप ने की थी। बेतवा यमुना की सहायक नदी है और उत्तर प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना इसी नदी पर है। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट परियोजना में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश संयुक्त रूप से भागीदार हैं और झांसी के समीप बेतवा नदी के किनारे ओरछा में बीर सिंह बुंदेला ने 17वीं शताब्दी में एक विशाल और भव्य दुर्ग का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर किरण बेदी? तो सही उत्तर है सुंदरलाल बहुगुणा। दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी को चिपको आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। चिपको शब्द चिपकने या लिपटने से बना है। पेड़ों से चिपक कर या लिपट कर उन्हें काटे जाने का विरोध करना इसमें शामिल था और ये एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन है। ये भारत के उत्तराखंड राज्य, तब ये उत्तर प्रदेश का भाग था। वहाँ पर किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए चमोली जिले में 1973 में शुरू किया था और 1986 में इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर हेडक्वार्टर पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? नाइजीरिया, न्यूयॉर्क, जेनेवा या सेनेगल? तो सही उत्तर है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया था? स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर, गांधी जयंती या पर्यावरण दिवस पर? तो सही उत्तर है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से महात्मा गांधी के जन्मदिन गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली में प्रारंभ किया था और इसका उद्देश्य गलियों, सड़कों और अधोसंरचना को साफ सुथरा करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल या तमिलनाडु? तो सही उत्तर है बिहार। दोस्तों मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र, बिहार के दरभंगा, मधुबनी और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में प्रमुख चित्रकला है। मधुबनी चित्रकला 2 तरह की होती है, भित्ति चित्र और अल्पना। भित्ति चित्र को मिट्टी से पुती दीवारों पर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन का सदस्य नहीं है? वियतनाम, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। दोस्तों दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है। इसके सदस्य राष्ट्रों में आप देख सकते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे संस्थापक राष्ट्रों के साथ ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम है। और आप जान लीजिए कि आसियान के सदस्य देशों की संख्या 10 है और इस संगठन का गठन 8 अगस्त 1967 को किया गया था। और दोस्तों साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया इसका सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न आपको बताना है, नंदा देवी शिखर स्थित है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या सिक्किम में? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। दोस्तों नंदा देवी महान हिमालय में स्थित उत्तराखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। ये हिमालय में स्थित भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, रबी की फसलों को बोया जाता है कब? अक्टूबर से नवंबर तक, दिसंबर से मार्च तक, मई से जुलाई तक या अगस्त से सितंबर तक? तो आप जानते हैं भारत में जो कृषि है मानसून आधारित है और कृषि मौसम को 3 भागों में बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद। और रबी जो है अक्टूबर से नवंबर तक बोई जाती है, खरीफ की फसल जून जुलाई में और जायद मार्च से अप्रैल के बीच बोई जाती है। तो याद रखिएगा रबी फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। अगला प्रश्न दोस्तों भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से है। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पृश्यता उन्मूलन या खाद्य सुरक्षा से?
तो सही उत्तर अस्पृश्यता उन्मूलन से। दोस्तों अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत उन्मूलन से है और इसके तहत अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? चेतन भगत, विष्णु सहाय, सोली जे सोराबजी या अरुण जेटली? तो सही उत्तर है सोली जे सोराबजी। दोस्तों आप जान लीजिए वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक सोली जे सोराबजी हैं। व्हाट एंग इंडिया वांट्स चेतन भगत की रचना है, जबकि वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स ये पुस्तक सोली जे सोराबजी की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो आप जानते हैं भारत का केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंक ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तराखंड अलग हो जाने के बाद हिमालय की कोई भी शाखा उत्तर प्रदेश में नहीं आती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपको बताना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? तो सही उत्तर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल के नज़दीक रामनगर में 1316 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और आप जान लीजिए 1935 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित इस उद्यान को जो है जिम कॉर्बेट नाम 1957 ईस्वी में मिला था। तो याद रखिएगा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है? आपको बताना है। पानी के बहाव की गति, पानी की गहराई, पवन वेग या प्रकाश की तीव्रता? तो सही उत्तर है पवन वेग। एनीमोमीटर से हवा की गति या पवन के वेग का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? पाचन क्रिया, लीवर की कार्यशीलता, किडनी की कार्यशीलता या रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है। और दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जो रक्त में ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता और हीमोग्लोबिन को डिस्टर्ब करता है और इससे दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसको दम घोटू गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज या बैडमिंटन? तो सही उत्तर है फुटबॉल से। सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। ये भारत का इंटर स्कूल फुटबॉल क्लब है। इसकी शुरुआत भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर 1960 में की गई थी। तो याद रखिएगा सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा, जबकि तो अभियुक्त का कार्य अलंकारों के उपयोग करने के संबंध में है। तो आप जान लीजिए दोस्तों अस्पृश्यता या छुआछूत से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा, जबकि अभियुक्त का कार्य अलंकारों के उपयोग करने के संबंध में हो। अगला प्रश्न है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं कैसे? संज्ञेय और गैर जमानती, संज्ञेय और अशमनीय, असंज्ञेय और जमानती या असंज्ञेय और शमनीय? तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय और अशमनीय हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात में, भारत के पंजाब में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या अफगानिस्तान में? तो सही उत्तर है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी पर स्थित है और इस स्थल की खोज सबसे पहले 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।